Hello student, welcome to part 2, chapter 10 light, reflection and refraction। अगर इससे पहले का पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसको जाकर चेक करें। स्फेरिकल मिरर, अब एक्चुअल में क्या है मिरर और स्फेरिकल मिरर का डिफरेंस, वो अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, नॉर्मली आपके पास कोई प्लेन ग्लास का टुकड़ा है तो वो आपने उसके पीछे पॉलिश कर दी, इट बिकम अ प्लेन मिरर। लेकिन आपके पास कोई गोल स्फेरिकल थिंग है, आपने उसको बीच से काट दिया तो उसके दो पार्ट यहाँ पर बन जाते हैं, वन इज़ लाइक दिस एंड अदर इज़ लाइक दिस। तो अगर आप पॉलिश करते हो तो एक के तो बाहर की तरफ पॉलिश आपने कर दिया, एक ने कर दिया आपने अंदर की तरफ पॉलिश। तो जब हम गुफा खोदते हैं किसी पत्थर के अंदर तो हम इस तरीके से उसके अंदर खुदाई करते हैं, तो जिसके गुफा वाले हिस्से में, जिसके इनवर्ड पार्ट में क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, एक ऐसा पार्ट स्फेरिकल मिरर का जिसका इंटरनल जो आपका सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, उसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर वाला है, अंदर जिसके पॉलिश कर दी, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो अब इनको हम पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में यहाँ पर, जब आपके कनकेव पार्ट पर लाइट गिरती है तो वो लाइट को कन्वर्ज करता है एक पर्टिकुलर प्लेन पे। अगर यहाँ पर आपका सरफेस है, लाइट आ रही है तो ये ऐसे कहीं ना कहीं तो काटेगा। तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये मतलब मिरर आपका सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन जो आपका दूसरा मिरर होता है कन्वेक्स, अगर इस पर लाइट आएगी तो वो उसको बाहर की तरफ फेंक देता है। वो लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके नाम रहेंगे। अब देखते हैं थ्योरेटिकली इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है इनका। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड, जैसा कि मैंने बताया, या तो अंदर वाला होगा या बाहर वाला होगा। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसका अंदर वाला मुड़ा होता है हिस्सा, दैट इज फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर, मतलब कि जिस स्फेयर का वो हिस्सा है, सेंटर की तरफ अगर उसका मुंह है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है आउटसाइड द सेंटर ऑफ द स्फेयर, इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। ये इनकी सिंपल स्टैंडर्ड डेफिनेशंस थी जो आप कहीं पर भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून, जो आपकी चम्मच है, जो एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिया था, चम्मच की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर ये आपकी चम्मच हम बात करते हैं तो इसका अंदर वाला हिस्सा तो कॉनकेव की तरह काम करेगा और बाहर वाला कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। You will now understand that the surface of the spoon covered inward approximated to the concave mirror and the surface of the spoon plugged out. Plug का मतलब है उभरा हुआ, जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये आप समझने के लिए देख सकते हो। इवन की प्रॉपर्टीज़ भी, अगर अभी आपके पास चम्मच रखी है तो आप इनको इजीली चेक कर सकते हो। ये आपको इधर दिखाई भी दे रहा होगा, ए एंड बी जो डायग्राम्स है इस तरीके के। Before we move further on spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of the few terms. अगर आप इनके बारे में ज़्यादा समझना चाहते हो मिरर्स के, तो कुछ टर्म्स, कुछ बातों के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। These terms are commonly used in discussion about spherical mirror, और ये ऐसी वैसी टर्म्स नहीं हैं, ये वो कॉमन टर्म्स हैं। जब आप मिरर्स के बारे में किसी के साथ बात करोगे तो वहाँ पर आप इनको बार बार यूज़ करोगे। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। अगर आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो अगर कोई पोल बोले तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट क्या है, पोल है। इट लाई इन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये मिरर के सरफेस पे ही होता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, और इसको हम पी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात ये हुई। इसके बाद अपना नेक्स्ट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर
फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किसी ना किसी स्फीयर का ही एक पार्ट है, ठीक है। द स्फीयर है द सेंटर, और स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर। ये हालांकि मिरर का तो पार्ट नहीं है, लेकिन उस स्फेरिकल मिरर का, उस स्फेयर का पार्ट जरूर है जिससे मिरर आपका बना है। और ये आउटसाइड की तरफ रहेगा, सरफेस पर नहीं होगा, मिरर के सरफेस पर ना होगा, इससे दूर होगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ, इसके सामने होगा। हाउएवर इट लेफ्ट लाई बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स। अगर ये कन्वेक्स मिरर आपका है, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये तो जिस स्फेयर का हिस्सा है वो उसका तो पीछे की तरफ रहेगा ना। तो कन्वेक्स के केस में ये पीछे की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, लेकिन कनकेव के केस में ये सामने की तरफ होता है। You may note in figure 10.2 and 1 and 2 the radius of the sphere of which the reflecting surface of spherical mirror form a part is called the radius of curvature of the mirror. If we talk about the distance between the center of curvature and the pole, which we mentioned before the topic, pole and center of curvature, इनके बीच के डिस्टेंस जो कि इक्वल होगा इस स्फेयर की रेडियस के, तो इसको क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द सेंट्रल पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द पोल। यू मे नोट दैट डिस्टेंस पी सी इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी सी कौन सा है, दिखा देते हैं आपको पी सी क्या है। अगर हम एक मिरर बनाते हैं इधर, और इधर इसमें से एक पैसा निकाल दें, दिस वन इज पी, दिस वन इज सी। तो पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये पी है, ये जो पॉइंट रहेगा ये सी है, और ये बता रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक और बात यहाँ पर निकल के भी आने वाली है कि जितनी भी लाइट रेस आएंगी इसके ऊपर पैरेलल, वो एक खास पॉइंट से काटेंगी। उस खास पॉइंट को जहाँ पर लाइट स्ट्राइक करेंगे उसको बोलेंगे फोकस, और उसको एफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये यहाँ पर हम बताने वाले हैं फोकस। नीचे कर लेते हैं। Imagine a straight line passing through a pole and the center of curvature. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जा रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। ये पोल पे नॉर्मली मतलब कि 90 के एंगल पे गिरती है। लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मिरर थ्रू दिस एक्टिविटी के थ्रू हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। शीट ऑफ पेपर वगैरह लेना है, जैसे आप कर सकते हो नॉर्मली, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है। अभी बाहर जाओ, एक काला या कोई कलर पेपर लेके उसके ऊपर ट्राई करो फोकस को एडजस्ट करने की, और जैसे ही आपका फोकस एडजस्ट हो जाएगा, आपका जो पेपर है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी थी, बहुत बेसिक एक्टिविटी है, लगभग हर बच्चा इसको कभी ना कभी कर लेता है। The paper first begin to burn producing smoke, eventually it may even catch fire. वो पहले धुआं उठेगा फिर आग भी जल सकती है। Why does it burn? ऐसा क्यों हुआ? The light from the sun is converged at a point as sharp bright spot by the mirror. In fact, the spot of light is the image of the sun on the sheet of the paper. जब आप एक पेपर लेके मैग्नीफाइंग ग्लास से सन को दिखाओगे तो वो यहाँ पर एक छोटा सा आपका सन ही बन जाएगा, क्योंकि आपका लेंस है। और कनकेव मिरर होगा तो मिरर से आप वो बना सकते हो इजीली। जब आप ये दोनों काम कर लोगे तो आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हो सन की, कहाँ पर, पेपर के ऊपर, और सन की इमेज बनाओगे तो उसके अंदर उसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं छिपी होगी, तो वो चलना शुरू कर देगा। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, और ये उस कनकेव मिरर का फोकस होगा। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू कंसनट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट द पेपर, और जो बहुत सारी सन की रेज आई हैं वो क्या करेंगी, हीट को इग्नाइट कर देंगी, स्टार्ट कर देंगी। The distance of this image from the position of the mirror give the approximate value of the focal length of the mirror.
जब आप ये पता लगाओगे कि ये पेपर है, यहाँ आपने रखा अपना मिरर और इधर था सन, तो ये जितना डिस्टेंस इनके बीच का होगा वो आपको फोकल लेंथ दे देगा इस मिरर की। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम से देख सकते हो आप, ये आपके सामने इधर बने हुए हैं, दिस वन। अब यहाँ से लाइट आ रही थी इनफाइनाइट से और वो एक खास पॉइंट पे काट रही है, उस पॉइंट को बोला गया है एफ। ये तो आपका कनकेव मिरर का केस था, नीचे है आपका कन्वेक्स मिरर का केस। इसमें थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंस, पीछे की तरफ काटती है, ये जो लाइट आई ये डिवाइड कर गई पीछे की तरफ, लेकिन अगर इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये पीछे की तरफ जो सेंटर रहेगा उसके बीच में कहीं ना कहीं आगे ये काटेंगे, तो इसका फोकस रहेगा कन्वेक्स का। बाकी चीज़ें जूम क्लास में जब मैं मार्कर से बनाऊंगा तो आप इसको और बेटर तरीके से समझ भी सकते हो। Observe a number of ray parallel to the principal axis are falling on concave mirror. Observe the reflected ray. They all are meeting, intersecting at the same point known as the focus. This point is called the principal focus. Similarly, observe figure 10.2b. How are these ray parallel to the principal axis reflected by convex mirror? कैसे convex mirror उनको reflect कर रहा है? The reflected ray appear to come from point on the principal axis. This point is called the focus. अब ये आती दिखाई दे रही हैं, हालांकि एक्चुअल मीट नहीं कर रही, बट दे अपीयर टू इंटरसेक्ट। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रिंसिपल फोकस रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड रिप्रेजेंटेड बाय द एफ। तो डायग्राम क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो आपके सिंबल्स एंड साइन बने हैं इधर। ये आपका अगर मिरर है, इधर मैं तो दोनों ही बना लेते हैं हम, एक सेकेंड। एक ही हम बना लेते हैं इधर कनकेव, एक बना लेते हैं कन्वेक्स। एक लाइन यहाँ से हम गुजार लेते हैं। अब देखने का क्या है, ये वाला पार्ट दोनों का पोल रहेगा जहाँ पे कट रही है लाइन। जो सेंटर वाला पार्ट रहेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये हो जाएगा, जहाँ पे लाइट काटेंगी वो फोकस हो जाएगा। अब देखो क्या है, जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में है, तो रिलेशन क्या आता है, जो ये डिस्टेंस था वो आर था, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो एफ है। तो हम कह सकते हैं आर इक्वल्स टू 2f। फोकल लेंथ एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये आपको एक जानकारी यहाँ से अभी मिली। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। अब देखते हैं किस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कैसे इमेजेस वगैरह बनेंगी। द सरफेस देन हैज सर्कुलर आउटलाइन। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। ये काफ़ी यूनिक और यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है जो बच्चों को नहीं पता होता। अगर हम बात करते हैं इस मिरर की, तो हमने इस वाले हिस्से को एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है, तो ये जो चीज़ आपकी है, ये इस हिस्से को द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर विच वी आर यूजिंग एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अपर्चर। उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, वी शैल कंसीडर इन आवर डिस्कशन एनी सच स्फेरिकल मिरर whose aperture is much smaller than its radius of the curvature। तो टेक्निकली उसको जिसका रेडियस छोटा होता है, तो ये कहा है कि हम उन मिरर्स को लेंगे। देखिए अब जो इसका रेडियस बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस कम है इस डिस्टेंस से, तो इनको हम एज ए मिरर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आर इज इक्वल टू 2f का रिलेशन तो चाह वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। अब एक्चुअल में हम चीज़ों को कहाँ कहाँ रखेंगे, कैसे कैसे रखेंगे। अब ये जो पार्ट था आपका, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, ये हम जूम क्लास पर ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, हमने किया भी है इसको, लेकिन फिर भी थ्योरी को एक बार हम ज़रूर यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपको रीडिंग की आदत पड़े और साथ में
अच्छी लाइंस मिल जाएं अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यू हैव स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, यू ऑल्सो नो द नेचर, पोजिशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय देम। आपने देखा था प्लेन मिरर ने कैसे इमेज बनाई, कहाँ बनी, कैसी बनी, वो सारी चीज़ें। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर कैसे इमेज बनाएंगे वो देखना है। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने दे दिए तो उनको देखते हैं। ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। अगर मैं डायरेक्टली टेबल पे आता हूँ तो पहले इसको बताते हैं, हल्का हल्का यहीं पे ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की, क्योंकि बाकी सारा काम ये कॉपी पे करा के दिखाने का है, बोर्ड पे करा के दिखाने का। देखो अब हमारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं जब आप एक इमेज लेते हो। ये आपका कॉन्केव के इमेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक आपका एफ रहेगा, एक सी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, वो वहाँ से आ सकता है, या आपका बियॉन्ड सी रखा होगा, या सी पे रखा होगा, या बिटवीन सी एंड एफ, या एफ पे, या फिर बिटवीन एफ एंड पी। तो 1 2 3 4 5 और 6 आपकी पोजीशंस बनती हैं जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर रहे हो इधर, तो इस हिसाब से ही आपकी इमेज भी बनेगी। तो वो कहाँ कहाँ बन सकती हैं वो भी एक बार सुन लीजिए। अगर आप यहाँ पर मिरर लेते हो तो इमेज आपकी या तो बनेगी फोकस पे, या फोकस और सी के बीच में, या सी पे बनेगी, या बियॉन्ड द सी बनेगी। तो 1 2 3 4, और या फिर बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे, और एक बनेगी आपकी बिहाइंड द मिरर। तो 6 आपके केस बनेंगे। तो अभी 6 केस कैसे जुड़े हुए हैं वो ये आपका रिलेशन नीचे दिखा रखा है। ये सारा मैंने आपको करवाया भी है और इसको हम वीडियो कॉल पे भी करेंगे। बाकी अगर डायग्राम आने वाले हैं तो वहाँ पर भी समझाऊंगा। ये ज़्यादा समझ में तब आएंगे जब आप बिल्कुल इनको बनते हुए देखोगे, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। देन बात आएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। अब उनके रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर इस थ्योरी की हमें कोई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नहीं, तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट इमेजेस की, किस तरीके से हम चीज़ें फंक्शन कराते हैं। तो सबसे पहला आपका केस रहता है वो क्या है, देखिए, एक रे पैरेलल जो आएगी वो फोकस से निकलेगी। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। ये लिखा है, इधर से आएगी कनकेव में तो ये सीधा काट देगी, लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर है हालांकि होगी तो वो रिफ्लेक्ट, लेकिन अगर आप उसको पीछे जोड़ोगे तो आपकी वो कहाँ पर होगी, फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी। अगर आप इसको यहाँ से देखोगे इस लाइन को तो आपको इस पॉइंट के सीधे में आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, जो रे ऑफ लाइट आप फोकस से निकालोगे, वो पैरेलल जाएगी, मतलब इन्फिनिटी पे। आप इसको अगर निकालना चाहते हो इस तरह से तो ये इधर चली जाएगी मुड़ के, जो पैरेलल लाइन होती है वो इन्फिनिटी पे जाके काटती हैं। तीसरी, ए रे पासिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज डायरेक्टेड इनटू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर क्या दिया है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है तो वो सेम पाथ से वापस चली जाएगी, क्योंकि ये आ रही है रेडियस से और ये एक हिसाब से 90 पे गिर रही है, नॉर्मल गिर रही है। तो 90 वाली लाइन सेम पाथ पर वापस चली जाती है दोनों ही केस में। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए रे इंसिडेंट ओब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड पॉइंट P ऑन द कनकेव मिरर और ए कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट ओब्लिकली। बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से पे जो कि एज ए प्लेन मिरर काम कर रहा है, वहाँ पर कोई लाइट किसी खास एंगल पे आएगी तो वो सेम एंगल पे निकल जाएगी, बिकॉज ये यहाँ पर एक प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। और प्लेन मिरर क्या कहता है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से ही रहेगा, सेम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी थी 4। इस 4 प्रॉपर्टी के बेस पे आगे इमेज बनेगी, और इमेज फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको बताया था, बोर्ड पे बेटर समझ में आएंगी, लेकिन यहाँ पर भी सामने है तो बता देते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, फर्स्ट केस के अंदर
इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है और वो टकराता है फोकस पे, तो आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो आपकी इमेज बनी फोकस पे, पॉइंट साइज की बनेगी, और इमेज मिरर के सामने बन रही है तो बनेगी रियल, और उल्टी बनेगी तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। तो जब इन्फिनिटी पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज बनेगी पॉइंट साइज की और रियल और इन्वर्टेड। सेकंड केस की बात कर लेते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, वो डॉटेड लाइन का मतलब है इनफाइनाइट से लाइट आ रही थी, लेकिन अगर कहीं रखा है तो उसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, ये सी से परे रखा है। बियॉन्ड सी होगा तो ऑब्जेक्ट आपका एक, हमें दो इस बात का ध्यान रखना है, एक लाइन हमें पैरेलल ले जानी है जो कि फोकस से निकलेगी, दूसरी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जहाँ पर ये काटेंगे वहीं पर आपका बनेगा ऑब्जेक्ट। एरो हम इसलिए लेते हैं ताकि हम उसको दिखा सकें प्रॉपर तरीके से। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो बनेगा बिटवीन एफ एंड सी। अब याद रखना, आपके ऑब्जेक्ट इधर बढ़ेंगे शीशे की तरफ, इमेज आपकी दूर जाना शुरू कर देंगी। आप इनफाइनाइट से शुरू करोगे और आप पहुंच जाओगे इनफाइनाइट पे ही दोबारा। सी की बात करते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी पर, बियॉन्ड सी के बाद सी पे आ गए, सी पे रखोगे तो सी पर ही बन जाएगा, सेम साइज का सब कुछ बनेगा। अब आप सी और एफ के बीच में आ चुके हो, तो एक तो सी से निकलेगी, एक फोकस से, तो ये जहाँ पर काटेंगी बियॉन्ड द सी है तो साइज बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से इमेज का, और बनेगी बियॉन्ड सी। देन फोकस पे अगर आप रखते हो, फोकस पे रखोगे तो ये पैरेलल दिखाई दे रही है, कहीं नहीं काटने वाली, तो इन्फिनिटी पे का बन जाएगा। आपने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था, अब आपकी इमेज इन्फिनिटी पे जा चुकी है। अब ये सबसे एक्सट्रीम केस है, एक्सेप्शनल केस भी है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल भी इसे ज़्यादा आती है। एफ और पी के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरीके से बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। बाकी सब रियल थे ना, ये भाई साहब वर्चुअल इमेज बनाएगा, सब इन्वर्टेड थे, ये इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी लास्ट केस की, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा था। अब बात कर लेते हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता कहाँ है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। वैसे तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में अलग अलग जगह पर हम सब कुछ यूज़ कर लेते हैं, बट फिर भी एग्जांपल आपका टॉर्च है, सर्च लाइट है, इसके अलावा व्हीकल हेडलाइट है, पैरेलल बीम्स के लिए, शेविंग मिरर्स के अंदर, इसके अलावा जो डेंटिस्ट आपका वो, ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको रट लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं क्लास टेस्ट में भी और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी, कि यहाँ पर कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है। अब बात आ गई, कन्वेक्स मिरर अगर होगा तो उसका क्या सीन रहेगा। बेटा दो ही इमेज बनाता है वो, ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं है, छोटा सा टॉपिक होता है, आप ही करवा देते हैं। इसमें दो ही केस होते हैं, या तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रहेगा, या फिर उसको कहीं पर भी रख लो, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो है क्या मामला, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो नो डाउट वो फोकस पे आके ही इमेज बनाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता, दोनों ही केस में, ठीक है, फोकस पे बनाएगा। एक ही केस, सॉरी एक सेकेंड, अगर इन्फिनिटी पे है तो वो क्या करेगा, अपना जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा, वो बनाएगा फोकस पे आने के बाद, और कहीं पर भी रख दोगे तो वो फोकस और पोल के बीच में बनाएगा। अब आपने उसको कहीं पर भी रख रखा हो बट है वो लाइन पे, तो दो ही केस यहाँ पर हैं। अगर इन्फिनिटी पे है तो बनाएगा फोकस पे, अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल कहीं पर भी रखा है तो बनाएगा पोल और फोकस के बीच में। साइज बहुत छोटा होगा इसका भी, वर्चुअल इरेक्ट दोनों ही मिरर के पीछे की तरफ बन रही हैं। तो ये वो आपके चैप्टर था। इसके अलावा इन्होंने क्या यहाँ पर बता रखा है वो देख लेते हैं थोड़ा सा पैसेज में। यू कैन सी फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग ट्री इन स्मॉल कन्वेक्स मिरर। आप एक शीशे के अंदर, अगर इधर कोई बिल्डिंग खड़ी है तो आपको वो छोटी सी इसमें दिखाई, क्योंकि ये क्या करता है, ये ज़्यादा बड़े एरिया की लाइट को पकड़ता है और कम जगह पे डायरेक्ट कर देता है। तो आप इजीली इसके अंदर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स को पूरे का पूरा देख सकते हो। आगरा फोर्ट वगैरह को आपने जो रोड साइड देखे होंगे क्रॉसिंग स्पेसिस से,
आप काफ़ी बड़े सड़क के हिस्से को देख लेते हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया की लाइट को कैप्चर करके आप तक डायरेक्ट करते हैं। आगरा फोर्ट वगैरह में बता रखा है, आपने देखे होंगे। यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर जो आपका होता है, जो साइड आपके होते हैं विंग्स पे गाड़ी के, आप उससे 4-4, 5-5 लेन जो आपके पीछे होते हैं सड़क के, सबको देख सकते हो। साइड व्हीकल्स के अंदर लगे होते हैं आपके, इनेबलिंग द ड्राइवर साइड ट्रैफिक, उनको देख सकते हो आप। कन्वेक्स मिरर प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द ऑलवेज गिवन इरेक्ट, और ये हमेशा सीधी इमेज देते हैं जो आपको गाड़ी या उल्टी दिखाई नहीं देती, हालांकि छोटी ज़रूर दिखाई देती हैं। दे आर वाइडर व्यू, इनका वाइडर फील्ड व्यू होता है, ज़्यादा बड़े से को आपको दिखा देते हैं ताकि आप अच्छी ड्राइविंग कर सको। ये इनका यूज़ था। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। साइन कन्वेंशन का टॉपिक अगली वीडियो में लेंगे। जब तक आप इनको देखें, समझें और अपने बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करें ताकि आप समझ सको, मुझसे पूछ सको। थैंक यू।